डिस्कस करें। इनर्शिया, फोर्स, मोमेंटम। ठीक है, ये लॉ कहता है कि वस्तु चल रही है चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। एक्सटर्नल फोर्स, बात एक्सटर्नल फोर्स की होती है, ये कभी मत भूल जाना कि फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की बात होती है। और एक्सटर्नल फोर्स कैसा होना चाहिए? जो बॉडी से जनरेट ना हो रहा हो, आउटसाइड से। फोर्स लीनियर मोमेंटम की बात यहाँ होती है। ये लॉ कहता है कि F बराबर, हमने आपको बताए थे, और दूसरा F बराबर। अगर वाकई में आपसे कोई टेस्ट की बात छोड़िए, इंटरव्यू में वाइवा में पूछे कि न्यूटन सेकंड लॉ में दो फार्मूले पढ़ते हैं, F बराबर dp ओवर dt और F बराबर m, तो पहले कौन सा बताया जाना चाहिए? dp बटे dt। dp बटे dt, ठीक है। dp बटे dt कैसे पहले आता है, आपको दिखा भी रहे कि dp बटे dt क्यों पहले आता है। जैसे F बराबर dp बटे dt हमने लिख लिया, इसको लिख सकते हैं d ओवर dt mb, ठीक है। अब जो बॉडी मूव कर रही है, अगर बहुत लोग, क्यों कोई आप में से कोई बीएससी कर रहा है क्या? जी। फिजिक्स पढ़ने वाले, मैथ वाले बच्चे नहीं कर रहे ना? पंखा चालू कर दो। आप लोग अभी इंटरमीडिएट में हैं ना? रिलेटिविटी का आइडिया नहीं होगा, कभी अलग से पढ़ा है? आइंस्टाइन सुना है रिलेटिविटी, ज़्यादा पढ़ा नहीं। पंखा चला रहे? पंखा चला तीनों सर्दी ना लगे, दौड़ते हुए जा रहे हो क्या? साइकिल चला रहे हैं। साइकिल चला के आए। चला सर्दी लगे तो बंद कर दे थोड़ी देर, अभी साइकिल चला के आए इसलिए लग रहा इधर कहीं से रहेगा नहीं, वहीं से। ठीक है। तो कुछ जानकारी के लिए आपको बता दें कि मास चेंज भी हो सकता है जी, जब स्पीड की वेलोसिटी, यस, स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है, लाइट की स्पीड कितनी? c तीन बराबर 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये न्यूटन का दूसरा वाला नियम F बराबर m है, तभी ये वैलिड होता है जब स्पीड स्लो हो। अगर स्पीड फास्ट हो गई, देखो यहाँ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो m कांस्टेंट का बाहर निकाल लिया और ये हो गया dp/dt, ये बन गया m dv/dt लिख दिया a, तो F बराबर m है। तो F बराबर m कब वैलिड है? m बराबर कांस्टेंट के लिए, और जिस बॉडी के लिए स्टडी कर रहे हो बहुत फास्ट मूव करने लगे, मतलब c के लेवल पे पहुंच जाए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के लगभग अगर चलने लगे या उसके 90% भी, तो m बदलने लगेगा। जब m बदल गया, इसका मतलब m किसका फंक्शन हो गया? वेलोसिटी का, और वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, तो m भी टाइम का फंक्शन हो गई। तो हम इसको कांस्टेंट लिखेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। तब हम डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाले फार्मूले से, है ना? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इससे करेंगे तो ये नियम निकल आएगा ही नहीं, है ना? नहीं निकल पाएगा। उस कंडीशन में किस तरह का आया था? m की जगह हो जाता है m0/√1 ये सब साइक्लोट्रॉन में आ जाता है। अच्छा, साइक्लोट्रॉन। तो m0 अगर रेस्ट मास है, थोड़ी बीच की नॉलेज भी काम आएगी कहीं ना कहीं, है ना? तो m0 क्या है? रेस्ट मास। अगर कोई पार्टिकल रुका हुआ है, उसका ये मास है, और अगर v वेलोसिटी से चलने लगे, यहाँ पर v लेस देन c होगा, लेकिन v अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू c होगा। c को अप्रोच कर रहा होगा, 3 लाख किलोमीटर सेकंड के नजदीक पहुंचने लगेगा। उस कंडीशन में मास बढ़ने लगेगा, मास बढ़ने लगेगा, और इस तरह से इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले कौन सा नियम आया? ये, और यहीं से ड्राइव होकर निकला ये। तो न्यूटन सेकंड लॉ पूछा जाएगा, तो न्यूटन सेकंड लॉ की है F बराबर dp/dt, लेकिन हमने इसको p बराबर m भी रख के m कांस्टेंट निकाल के तब ये बनाया है ना। लेकिन ये तभी वैलिड है नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड पर, मतलब when the speed of particle is less than the speed of light. If the speed of particle is comparable to the speed
स्पीड ऑफ लाइट देन ये फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा सारी चीज़ें, और ये वायलेट इस तरह से वायलेट मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में शायद सर ने पढ़ाया हो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की बात बताइए। नहीं पता। क्या आप जानते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होता है? जो सर न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं शायद उसी जड़ पे हाँ, जिनमें न्यूटन के नियम से वैलिड वैलिड होते हैं। और सारे नियम ना लो, केवल अगर सेकेंड लॉ वैलिड हो गया ये है तो वो इनर्शियल हो गए, और जिनमें सेकेंड लॉ वैलिड नहीं नॉन इनर्शियल। अब आप कहेंगे फ्रेम क्या होता है? फ्रेम का मतलब है कि हम यहाँ कॉलेज में बैठे हैं तो एक रेफरेंस सिस्टम होगा। अगर आपसे कहा जाए आप कहाँ बैठे हैं, अपने बजरंग विद्यालय में बैठे हैं जो कि स्टेशन से इतने किलोमीटर की दूरी पर है, किसी को बताना होगा तो बताएंगे, तो हमने मतलब वहाँ पे ओरिजिन सुन लिया। और कोई थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे। तो अगर किसी और से पूछा जाए जो बहुत दूर से आ रहा है तो पहले आप उसको बहाना बनाएंगे कि आप यहाँ आइए, बाहर से है तो पहले उसको स्टेट बताना पड़ेगा यूपी में आके यहाँ आइए, फिर बाहर जाएंगे तो पृथ्वी की लोकेशन देनी पड़ेगी। तो हम अपनी ओरिजिन को कहीं शिफ्ट करते चले जाएँ। तो इसी तरह से आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा, ओरिजिन लेते हैं XYZ ले लेते हैं कि पॉइंट की पोजीशन XYZ बताते हैं। ओरिजिन अगर आप शिफ्ट कर दो तो XYZ कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। ये चीज़ आप ब्रेक समझ पा रहे हैं सब लोग? जी। अच्छा, आप लोगों ने हाई स्कूल तरीका में पढ़ाई होगा कि किसी भी बिंदु की पोजीशन बताते हैं तो XYZ कोऑर्डिनेट बताते हैं, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं। ओरिजिन चेंज हो गया तो कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। तो फ्रेम होता है चलें एक तरह से, फ्रेम का मतलब है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं जिनमें न्यूटन के सेकंड लॉ वैलिड होते हैं, जिनमें कुछ होते हैं जिनमें सेकंड लॉ वैलिड नहीं होते। तो नहीं होते हैं इसका मतलब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे होते हैं? नॉन इनर्शियल, और जिनमें होते हैं वो इनर्शियल। हिंदी में कहते हैं झड़पी। जिनमें न्यूटन के नियम होल्ड होते हैं मतलब गुड वैलिड होते हैं वो झड़पी, जिनमें नहीं होते हैं वो अझड़पी। एक कंडीशन ये भी है, अगर एक झड़पी फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है, और उसके सापेक्ष कई फ्रेम एक साथ चल रहे हैं और उसके सापेक्ष में नियत वेग से चल रहे हैं, ऐसे लेसन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी। एक फ्रेम आगे जा रहा है, दूसरा v वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, तीसरा v2 वेलोसिटी से जा रहा है, चौथा nवां फ्रेम vn वेलोसिटी से उसके साथ चल रहा है, ठीक है। तो किसी भी इनर्शियल फ्रेम के साथ जितने भी फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं वो सारे के सारे इनर्शियल, ठीक। अब नॉन इनर्शियल कौन से होते हैं? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिनमें एक्सेलरेशन होता है, जिनमें त्वरण होता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे होते हैं? नॉन इनर्शियल। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो घूमते हैं वो भी होते हैं नॉन इनर्शियल। जैसे आप एक घूमने वाली मेज पे आपको खड़ा कर दिया जाए, ठीक, पकड़ने को कोई सहारा ना हो, अब मेज को घुमा दिया जाए तो क्या होगा? मेज आपको बाहर की ओर फेंकेगी, जबकि मेज की लीनियर वेलोसिटी जो भी है टेंजेंशियल के क्रॉस उसके क्रॉस फेंकेगी, लेकिन रोटेशन उसका ऐसा हो रहा तो बॉडी को भी उसी के साथ रोटेट करना चाहिए, लेकिन वो बाहर की ओर फेंक रही है। तो ये स्यूडो फोर्स एक तरह से लगता है। आप लोगों ने अभिकेंद्रीय बल पढ़ा, अपकेंद्र बल पढ़ा, सब पढ़े ना। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? रियल फोर्स होता है, क्योंकि वो केंद्र की ओर लग रहा है। लेकिन अगर रस्सी से पत्थर बांध के घुमा रहे हैं और रस्सी टूट गई तो वो बाहर की ओर जा रहा है, क्यों जा रहा है? अपकेंद्र बल से जा रहा है। अपकेंद्र बल क्या होता है? स्यूडो फोर्स होता है। स्यूडो फोर्स का मतलब छद्म बल, जिसको हिंदी में कहते हैं, मतलब लगता नहीं है, लगता हुआ प्रतीत होता है, और क्यों लग रहा है ये नहीं पता लगता है। तो होता है एक्चुअली क्या है? अपकेंद्रीय बल का नॉर्मल होता है। नॉर्मल कल जब हम डिस्कस कर रहे थे एक चीज छूट गई थी, वो भी देखो कि हमने दिखाया था कि कोई ब्लॉक है और ऐसे रखा हुआ है, ये नॉर्मल रिएक्शन लगा है। अगर किसी ब्लॉक को हम ऐसे रखते हैं, ये एनर्जी लगेगा, और एक दीवार यहाँ पर भी है मान लिया, ठीक है। तो एक तो नॉर्मल N1 ये लगा और ये N2 ये लगा। N की वैल्यू क्या होगी? Mg N1, N2 की वैल्यू क्या होगी? ये बगल में भी दीवार है, 0 N2 0 cos 90 हो जाएगा।
थीटा जीरो क्यों हो जाएगा? अगर मान लो वहाँ पे थीटा मान ले तो क्षैतिज घटक हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया। अच्छा अब मान लो कि हमने इस पर एक बल लगाया F2, अब M क्या N2 क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? माइनस है नहीं माइनस इसलिए है क्योंकि अपोजिट ऑलरेडी मानते ही हैं उसमें। हाँ ठीक है। तो N2 बराबर F2 हो गया। तो पहले कंडीशन में जीरो क्यों हो गया था? आपने मैथमेटिक्स तो बता दिया। यहाँ पर क्या है कि देखो कंडीशन क्या है, पहले ब्लॉक रखा था, अब मैंने इसको धक्का दिया। तो हमेशा याद रखो कि शब्द की प्रेसिंग होती है, मतलब दबाव उत्पन्न होता तभी नॉर्मल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कॉन्टैक्ट में दो चीज़ें रख दी गई तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा जब तक कि उसको आप प्रेस नहीं करोगे। साइड में ठीक है। तो ये चीज़ कल छूट गई था कि व्हेन प्रेसिंग अकर्स देन ओनली एंड ओनली तभी वर्क करेगा नॉर्मल। क्लियर? लीनियर मोमेंटम सारे कॉन्सेप्ट आपको आ गए। हम लोग चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पे, बीच बीच में चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फिर प्रॉब्लम्स को फटाफट चलते हैं। लॉज ऑफ मोशन का पूरा चैप्टर 3 दिन का टाइम अलॉट आपके टाइम टेबल होगा, शायद देखा है आप लोगों ने, लेकिन 3 दिन में हो नहीं पाएगा, तो इसलिए उसको हमने 6 दिन शिफ्ट किया है। 6 दिन में पूरा कवर हो पाएगा क्योंकि इसमें सर्कुलर मोशन भी है, फ्रिक्शन भी है। सर अभी ये वाला अरे कोई बात नहीं, M इनको क्या आ गया, और यहाँ पर कोई खास फिगर पता नहीं, वही दोनों फार्मूले लिखे हुए थे, F बराबर dP over dt, F बराबर सर ये दूसरा फार्मूला है ना बराबर। स्टेटमेंट कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। संवेग परिवर्तन की दर लगाए हुए बल के बराबर होती है और उसकी दिशा बल की दिशा में होती है। ठीक है। dP और dt की जो डायरेक्शन होगी, मतलब संवेग जिस दिशा में चेंज हो रहा होगा, जैसे हमने एक पत्थर को यूँ फेंका और दीवार से टकराया, ठीक है, MB से जा रहा था और जाकर रुक गया। रुकने का मतलब है संवेग का परिवर्तन इसका मेरी ओर हुआ, तो दीवार ने इस पर मेरी ओर को बल लगाया, है ना। तो जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में संवेग परिवर्तन होगा। अभी एक एग्जाम्पल से देख लेंगे। ये वाला तो मिटा दें, तो ऐसे दिखाएंगे। न्यूटन थर्ड लॉ के कुछ पॉइंट्स पर एनालाइज कर लीजिए। कुछ कॉन्सेप्ट्स समझने लगा, एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ये तो मालूम ही है प्रत्येक क्रिया के विपरीत एवं बराबर क्रिया होती है। कितने पढ़ते हैं, विपरीत होती बराबर होती है, लेकिन कुछ और पॉइंट होते हैं जिनसे कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। सबसे पहले लिख लो नंबर 1। एक देखिए क्रिया और प्रतिक्रिया ये हमेशा पेयर में ही होती है। ऐसा नहीं क्रिया है तो क्रिया ना होती हो रही है, क्रिया है तो वहाँ पर क्रिया जरूर होगी, वो क्रिया है। तो लिखे पहला पॉइंट लिख लें, एक्शन रिएक्शन पेयर। पहला पॉइंट लिख लें एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन मतलब क्रिया, एक्शन रिएक्शन पेयर। और जितने भी हम पॉइंट बताएंगे इनको तो ऐसे ही लिखते चले जाइएगा, आगे जो भी है, ठीक है, रिपीट मत करना। एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। तो लिख लो पहले तो सेम बराबर होते, बराबर है विपरीत प्रतिक्रिया, तो पहला बराबर लिखो। बराबर का मतलब है आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। क्या बेटा? एक्शन रिएक्शन पेयर, इसको मिटा दो तो फिर लिखते हैं आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। हाँ वो वहां से इतना छोटा लिखा दिख रहा है सही। दूसरा है एक्शन रिएक्शन पेयर एक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, न्यूटन का तृतीय नियम, जिसको हम सरल भाषा में कहते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उसके डिटेल्ड पॉइंट है, लेकिन कितना जानना जरूरी है। पहले दोनों पॉइंट तो हम अक्सर कहते हैं बराबर विपरीत, मतलब सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन। तीसरा एक्शन
एक्शन रिएक्शन पेयर एक ऑन डिफरेंट बॉडीज ऑन डिफरेंट बॉडीज। ऐसा नहीं कि जिस बॉडी ने रिएक्शन लगाया वही बॉडी वही बॉडी रिएक्शन लगा रही हो, है ना। दूसरी बॉडी जिस बॉडी पर, जैसे मेरे लेफ्ट हैंड ने राइट हैंड पर एक्शन लगाया तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड पर रिएक्शन लगाएगा। ऐसा नहीं कि यही हाथ अपने स्वयं पर ही रिएक्शन लगाने लगेगा। तो ये कंडीशन होती है तीसरी, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तीसरा, चौथा, एक साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब समझ रहे होंगे? जी तत्काल, तुरंत। पांचवा, एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर। अब साधारणतः हम इन्हीं दो को पढ़ा करते हैं, है ना, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रक्रिया होती है। हम क्या कहते हैं? बराबर सेम एवं विपरीत दिशा में प्रक्रिया होती है। लेकिन कहीं ना कहीं बाकी चीज़ें छूट जाती हैं जो हमें कभी 3 बॉडी डायग्राम बनाएंगे, आगे स्टडी करेंगे तो उसमें जरूरत पड़ती है। डिफरेंट बॉडी पर जब आप कोई फिगर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमेशा ध्यान रखें कि नॉर्मल डिफरेंट बॉडी द्वारा लगाया जाएगा, और जिस बॉडी ने दूसरे पर एक्शन लगाया तो दूसरी वाली पहले पर रिएक्शन लगाएगी, अपोजिट होगा। साइमल्टेनियसली का मतलब तुरंत एक्ट करते हैं। और इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि अब वैलिड नहीं रही। कल मैंने बताया था ना कि फोर्स को ट्रांसफर होने में भी कुछ समय लगता है, भले ही माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड लगे, तुरंत नहीं हो सकता है ना भाई। ऐसा था नहीं कोई घटना तुरंत घटित हो, उसका रिएक्शन तुरंत हो। रिएक्शन तुरंत कैसे होगा? उसको फोर्स को ट्रांसफर होने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कुछ समय तो लगेगा। जैसे कि पृथ्वी अचानक से, जैसे सूर्य अचानक से गायब हो जाए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितनी देर में आता है? 8 मिनट 17 सेकेंड लगते हैं, है ना। 8 मिनट जब सूर्य से प्रकाश चला 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तब पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 17 सेकंड लगते हैं। अब कल्पना करिए कि सूर्य को अचानक से सोलर सिस्टम से गायब कर दो, वहां से गायब हो गया तो सारे प्लैनेट जो उसके चारों ओर घूम रहे थे वो ग्रेविटेशनल फोर्स से घूम रहे थे। तो अब क्या होगा? जैसे रस्सी में बंधा हुआ पत्थर होता है, जहां पर जो प्लैनेट होगा अपने टेंजेंट के क्रॉस चला जाएगा अंतरिक्ष में, दूर दूर तक, पता नहीं लगेगा कहाँ चला गया सारे प्लैनेट। अभी मान लो कि पूरे 8 के 8 प्लैनेट रस्सी से बंधे घूम रहे हो, रस्सी काट दी जाए तो वो अपने टेंजेंट जानते हो, स्पर्श रेखा के अंतरिक्ष चला जाएगा अंतरिक्ष में। लेकिन कितनी देर बाद? सूर्य जैसे ही गायब होगा तो उसका इफेक्ट अगर लाइट की वेलोसिटी से भी पृथ्वी तक आएगा तो सूर्य के गायब होने के 8 मिनट 17 सेकेंड बाद पृथ्वी अपनी कक्षा को छोड़ेगी। सूर्य गायब हो गया तब भी 8 मिनट 17 सेकंड तो घूमती रहेगी, उसको पता ही नहीं लगेगा कि वहां हुआ क्या। तो ये बहुत बड़ी दूरी के लिए तो हमने कह दिया, और पास में कहते हैं तुरंत रिएक्शन हो गया तो कैसे हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो अंतर लगेगा। तो लेकिन अब निग्लिजिबली स्मॉल होता है, अगर नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड हो गया तो उसको हम मान लेते हैं चलो सही है, तुरंत एक्शन हो गया। और अब सेम नेचर का मतलब क्या हुआ? सेम नेचर का मतलब यह है कि अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एक्शन, ठीक है, तो इसका रिएक्शन भी जो होगा वो भी फ्रिक्शन ही होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ टेंशन प्रोड्यूस हो जाए। एक्शन अगर टेंशन है तो उसका रिएक्शन फ्रिक्शन हो जाए, ऐसा नहीं। अगर टेंशन फोर्स है तो यहाँ भी टेंशन ही होगा। एक रस्सी बंधी हुई है, आपने उसको F फोर्स लगा के नीचे खींचा तो ये रस्सी में तनाव उत्पन्न करेगा, तो यहाँ से भी एक अपोजिट तनाव ऊपर की ओर से नीचे की ओर आएगा। ये नहीं कि यहाँ पर फ्रिक्शन है दूसरा कोई फोर्स, जितने भी हैं ये पेयर नहीं होते और सेम नेचर के होते हैं। ऐसे
एक जो नॉर्मल वाला एग्जाम्पल जो खुद का रखा है, तो नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल ही होगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली कोई डाउनवर्ड जा रहा है उसका रिएक्शन फ्रिक्शन होने लगे, वो ऐसे चलने लगे, ठीक है। तो सेम नेचर का मतलब ये हो गया। अब आप ये बताइए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ में कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो ऐसा? क्योंकि नियम हम लोग पढ़ लेते जान लेते हैं, जब तक एप्लीकेशन नहीं सीखोगे तब तक पेपर में नहीं कर पाओगे कुछ। तो हमें टारगेट क्या लेके चलना है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखें, है ना, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम को करना सीखें, है ना। तो आगे चलेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक? इससे पहले मैंने तो पढ़ा है फ्री बॉडी डायग्राम? किसी भी सिस्टम को हम स्टडी करते हैं, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, गुड का रखा, गुड का रखा, पुली है, इंक्लाइन प्लेन है, तो वहाँ पर हमें फोर्स की डायरेक्शन देनी पड़ती है। mg इधर जा रहा है, उसका घटक ये जा रहा है, गया और वो ऊर्ध घटक गया, फिर कहाँ बैलेंस हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, ठीक है। तो बहुत सारे गुटके, बहुत सारे सिस्टम है, तो फोर्सेस दिखाने में होती दिक्कत। तो इसलिए प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया था। नीट में तो इस तरह की जरूरत कम पड़ेगी, आप लोगों को जो IIT कैरी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो फिर भी आप लोग भी देखो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, जरा सा डिस्कस करके फिर प्रॉब्लम को चलते हैं, ठीक है। ये अलग से ऐड है सब कुछ? बेटा ये जो है, जब हम न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है, आप लोगों के साथ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है। इन लोगों के कुछ जो इंजीनियरिंग वाले बच्चों में उनके ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि ये लोग मैथ पढ़ के आते हैं, इसलिए वो मैथ वालों को पीछा नहीं छोड़ते, और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसके लिए हम सिंप्लीफाई करने के लिए FBD यूज करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। FBD बहुत सरल चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट सीख लो बस, पॉइंट नोट करो इसके भी, और पॉइंट सीख लोगे तो FBD बनाना सीख जाओगे। नंबर 1 लिखो, assume all object to be point particle। पहला objects point particle। मेरी आवाज आप सब लोग पीछे पहुंचती है? जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम पॉइंट पार्टिकल मानते हैं। अभी पॉइंट टेबल लिख लो, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई लकड़ी का गुटका मेज पे रख दिया, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय गुटका नहीं बनाएंगे, केवल उसको पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट पार्टिकल, ठीक है। ये मतलब हुआ। अभी बताते हैं नेक्स्ट, वेट mg एक वर्टिकली डाउनवर्ड, ये तो आपको पहले ही मालूम है। वेट जो भी होगा mg वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा हमेशा, ठीक। तीसरा बड़ा पॉइंट है, इसको अच्छे से समझो। तीसरे पॉइंट में क्या हमें चेक करना होता है कि जो ऑब्जेक्ट रखा है उसके अगल बगल कोई चीज टच कर रही है, कोई ट्रेस कर रही है, ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट से, राइट से, सब कुछ स्टडी करना होता है, और उनको लीनियर फोर्स कांस्टेंट फोर्स में बदल देना होता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया लकड़ी का गुटका ऐसे रखा था, मुझे नीचे दिखा दिया, अब बगल से एक फोर्स भी कोई उसको धक्का दे रहा है, तो उस फोर्स को भी हम कांस्टेंट फोर्स से करके उसी पॉइंट पर दिखाएंगे। कोशिश ये करते हैं कि जो पॉइंट, बॉडी को हमने पॉइंट में चेंज कर लिया था, उसी पॉइंट पर सारे फोर्स दिखाओ, ऊपर नीचे, और कोशिश ये करते हैं कि वर्टिकली सारे रिजॉल्व कर लो। अगर किसी एंगल से लगा हुआ तो उसको चेंज करके उसके घटक हॉरिजॉन्टल ले आओ और वर्टिकल ले आओ, तो आसान ये हो जाता है। जब आपको ऊपर नीचे वाले फोर्स मालूम हो गए तो आप देख लोगे कौन सा ज़्यादा कौन सा बड़ा, मोशन किधर हो रहा है। लेफ्ट राइट वाले मालूम हो गए तो हॉरिजॉन्टल से आप निकाल लोगे कि इधर मूव करेगा कि इधर मूव करेगा, या इधर जाएगा इधर जाएगा। अगर अलग अलग एंगल पे बहुत सारे फोर्स दिए गए तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सबको रिजॉल्व करके उनके क्षैतिज घटक अलग कर लो, ऊर्ध्व घटक अलग कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये कॉन्सेप्ट बीच बीच में रिवाइज करके आप लोग देखते हुए ना, जिससे कि माइंड सेटअप हो जाए कैसे बनाते हैं। तीसरा, चेक ऑल सर्फेसेज ऑफ ब्लॉक, मतलब
की सभी सरफेस को चेक करना है, ठीक है। चेक ऑल सरफेसेस ऑफ ब्लॉक एंड अप्लाई कांस्टेंट फोर्स for each physical contact on the block. For each physical contact on the block. Physical contact of the block. शॉर्ट में याद रखना कि चेक ऑल सरफेसेस, मतलब जो भी ब्लॉक रखा है, कपड़ा रखा है, उसकी सभी सरफेस को चेक करो। चौथा, अप्लाई ऑल फोर्सेस या ऑल अपोजिट फोर्सेस। अपोजिट फोर्सेस का मतलब है कि अपवर्ड डाउनवर्ड वाले और राइट और लेफ्ट और राइट वाले। अप्लाई ऑल अपोजिट फोर्सेस टेल टू टेल। टेल टू टेल का मतलब हुआ कि एरो बनाते हैं ना, तो एरो का एक शीर्ष होता है, एक पुच्छ होता है, हेड और टेल। तो इस तरह से बनाने हैं कि उनके टेल आपस में मिल रहे हो, ठीक है, हेड आउटवर्ड जा रहे हो। अब एग्जांपल देख लो, ये पुच्चा रखा हुआ है, देखो जितनी भी प्रॉब्लम हम अभी करेंगे, और अगर फ्रिक्शन नहीं बताया जा रहा तो ये मान के चलो कि सरफेस स्मूथ है। ये सरफेस देखो अभी हमने केवल इसमें mg दिखाया है और कोई फोर्स नहीं दिखाया, तो इसको हम ये मान के चल रहे हैं स्मूथ सरफेस, ठीक है। स्मूथ सरफेस जिसमें कि फ्रिक्शन है ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन इसकी प्रॉब्लम है। इसका नॉर्मल रिएक्शन लगा m, ठीक है। अब क्या है, इसका आपको FBD बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले पॉइंट पार्टिकल ब्लॉक को हमने पॉइंट पार्टिकल मान लिया, इस पूरे गुट की जगह ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अगला वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगा दो, वेट mg ये लगा दिया, या नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये तो ये बन गया। अगर मान लो इसी फोर्स, इसमें हम ऐसे करते हैं कि ये फोर्स F यहाँ पे लग रहा है, F1 मान लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहीं पर साइड में दिखा देंगे F1, एक के ऊपर एक दिखा नहीं सकते, तो ये नीचे की ओर वर्टिकल डाउनवर्ड लगा। अब मान लो हमने इस गुटके को यहाँ से धक्का दिया, इस पर लगा दिया F2, तो अब F2 यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हमें ऐसे लगाना है कि उसका टेल पॉइंट पे मिलेगा। मतलब एक तरीका ये नहीं हो सकता हम F2 ऐसे लिखते हैं, नहीं, हेड टेल पे मिलेगा, टेल से शुरू करेंगे, मतलब ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब एक चीज और देख लो, ये आया, एक फोर्स मैंने लगा दिया का एंगल पर F3। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या, अब इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, देखना F3 cos थीटा, F3 sin थीटा, तो दो फोर्स और आ गए। इसी में फ्री बॉडी डायग्राम में बढ़ा दो, कैसे बढ़ाओगे, F3 cos थीटा और F3 sin थीटा। अब अगर कहा जाए कि बताइए बॉडी बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं, तो सीधा देखने से ये लग रहा है कि ऊपर नीचे के फोर्स तो बैलेंस हो सकते हैं सरफेस पर, लेकिन इधर वाले को बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है, तो ये बॉडी इधर मूव कर रही होगी, देखने से ही पता लग गया। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम अभी तो कोई बात नहीं, सिंपल है। जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट होते चले आ रहे हैं, आप तो प्रैक्टिस करने की किताबों से देख लो, कर करिए, डिस्कस कर लेंगे। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम होता है। अब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिससे कि कुछ और समझ सकें। कल हम लोगों ने कौन सा वाली प्रॉब्लम लास्ट में करी थी, ब्लॉक में रस्सी का टेंशन निकालना होता है। आज थोड़ा स्पीड से काम करना पड़ेगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। कल काफी हो नहीं पाएगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय दिमाग को बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा जोर लगाने में बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करते हो, गलती कर लेते हो।
फ्री माइंडेड होती है, स्मूथली नियम पढ़े बस करते थे। देखो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, जिनमें अभी तक क्या था कि ब्लॉक थे, ब्लॉक को रस्सी से बांध के खींचा जा रहा था, है ना। अब एक तरीका ये भी हो सकता है, एक ब्लॉक लिया, दूसरा ब्लॉक लिया, तीसरा ब्लॉक लिया, और इनको धक्का भी, रस्सी नहीं बंधी है, एक साथ M1 M2 M3, इस तरह के प्रॉब्लम देख लो तो बराबर। आप लोग भी थोड़े मैथमेटिक्स आप लोग नहीं पढ़ते हो इसलिए दिक्कत होती है, और लेकिन फिजिक्स में इसीलिए नीट वालों के ज़्यादातर मार्किंग फिजिक्स में ही डाउन हो जाती है, उसकी वजह से रैंक डेवलप होती है। तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट कोई कठिन नहीं, मैथ का डर निकाल दो मन से। मैथ उतनी ही आपको करनी है जितनी सरलता से आप जानते हो, ज़्यादा पढ़नी नहीं है, है ना। एग्जाम्पल हम आज तक करते हैं कोई भी, कल हम लोग 3 साल का लिए चौथा ये 15 10 5, ये मैं चेक किया, यही वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। 3 ब्लॉक हैं, 15 kg, 10 kg, 5 kg, ठीक है। और ये ऐसे सरफेस पर रखे, कुछ नहीं बताया गया, इसका मतलब एक चिकनी सरफेस है, मतलब इसमें फ्रिक्शन रहता है। और यहाँ से इसको धक्का दिया जा रहा है, F1 फोर्स लगा है 60 न्यूटन का, और इधर लगा दिया हमने F2 इधर से 30 न्यूटन का, F2 बराबर 30। अब रस्सी होती थी तो उसमें टेंशन प्रोड्यूस होता था। अब ये ब्लॉक दोनों तरफ से दबाए जा रहे हैं, 5 वाला 10 को दबा रहा होगा, तो 10 वाला भी 5 वाले को दबा रहा होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेंगे, यहाँ नीचे लिखे गए N1 N1 मान लो, है ना। 10 वाला 5 वाले को दबाएगा, इधर से बल लग रहा, 15 वाला 10 वाले को दबाएगा, तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे वो मान लिया हमने N2। अब सबसे पहले क्या करते थे, इसका हम एक्सेलरेशन निकालते थे, तो सीधा देखने में लग रहा है कि चलेगा किधर, धक्का देने वाला ज़्यादा है। तो ये कॉन्सेप्ट जैसे भी हम लोग पढ़ते किताबों में दूसरी तरह लिखा रहता है, लेकिन अपने याद करने के लिए सरल भाषा बना लेते हैं, तो सरल भाषा बना लो कि चलाने वाला माइनस रोकने वाला, चलाने वाला बड़ा होगा, रोकने वाला कम होगा। चलाने वाला माइनस रोकने वाला बराबर M कर दो सीधा। चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाले का मतलब है F नेट, फार्मूला क्या होता है, F नेट बराबर M इंटू एक होता है। तो F नेट का मतलब कि कुल मिला के नेट फोर्स कितना लग रहा, सारे कैंसिल करते हुए। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएगा तो पॉइंट बनेगा जी, ठीक है, यहाँ 60 बन जाएगा क्योंकि इस वाले का हम 10 यहाँ दिखाएंगे, और ये P पॉइंट हो गया, और इधर हो जाएगा 30। तो चला 60 बड़ा है, चलाने वाला माइनस रोकने वाला 60 माइनस 30 बराबर M, M का मतलब 15 10 25 5 30, ठीक है, 30 A, तो A बराबर कितना हो गया 1, है ना, 30 बटे 30 1 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले क्या करते हो सिस्टम में, कुछ नहीं बनाओ, सारे फोर्सेस बना लो। अब आप कहोगे कि N1 N2 क्यों भूल गए, देखो भाई दोनों कैंसिल, ये चलाने वाला ये रोकने वाला, N1 N2 बराबर है, इसने इसको कैंसिल कर दिया, N1 N1 बराबर, यहाँ पर N2 N2 बराबर, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो बीच वाले फोर्स तो सब हो गए 0, बचे केवल किनारे वाले, और ऐसी प्रॉब्लम रहेगी। तो क्या करना है, चलाने वाला माइनस रोकने वाला बराबर M इंटू ए, M का मतलब सारा मास जो जितने भी सिस्टम इंटू ए। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो, निकाल लिया। अब क्वेश्चन देखो क्या करना है, चलिए आपको प्रॉब्लम देता हूँ, N1 निकालो N2 निकालो। तो हमने कल रस्सी वाला बताया था ना, ये देखते हैं किसमें क्यों बल लग रहा है, ऐसा वाला सिस्टम पकड़ो, इसमें जब दोनों तरफ से फोर्स लग रहा तो बराबर ही मिलेगा, तो ये भी कर दो। N1 बताइए, N2 बताइए, तो सॉल्व करके बताओ, फिर आगे केवल दिमाग में कैलकुलेशन करना, पेन नहीं चलाना है, इतना सीखना है।
सिखाया? नहीं आ रहा सर। देखो हमने क्या कहा था, ऐसा देखो N1 निकालना तो N1 पकड़ लो, यहाँ आ रहे हैं, है ना? तो इतना सिस्टम उठा लो, इसमें भी वही लगा दो, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, मतलब देखो F2 इधर जा रहा है, N1 इधर जा रहा है, लेकिन पूरा सिस्टम चल रहा है इधर, तो निश्चित रूप से N1 बड़ा होगा F2 से, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इधर ले जा रहा है। ये N1 का दूसरा वाला भूल ही जाओ, N1 दोनों साइड लग रहा है, एक्शन है, रिएक्शन कुछ नहीं, इतना ब्लॉक उठाओ जहाँ N1 हमें मिल गया, ठीक है, उठा लिया। अब क्या करोगे, N1 इधर को है, F2 इधर है, N1 माइनस F2 का मतलब 30, ठीक है, लिख कर बताएं पूरा क्या? नहीं चलाने वाला माइनस रोकने वाला, वही रखो, चलाने वाला N1 माइनस रोकने वाला 30 बराबर M का मतलब हम केवल इतना ही सिस्टम सोच रहे हैं, 5 किलो, ठीक है, 5 किलो गुणे A, पहले निकाल चुके, तो A हमेशा पूरे सिस्टम को यूज करके निकाल लो, क्योंकि पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा है, तो सबका चाहे 15 वाला गुटका हो, चाहे 10 वाला, चाहे 5 वाला, सब एक एक्सीलरेशन चल रहे होंगे। फटाक से निकाला, N1 बराबर कितना हो गया? 35 न्यूटन। आगे अब निकालना N2, तो N2 यहाँ भी, यहाँ एक N2 पकड़ो, तो ये ले लिया मैंने, ले लिया, इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब F1 बड़ा है जी, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला F1 माइनस N2 है ना, बराबर 15 गुणे 1, ठीक है ना, तो ये हो गया 60 माइनस N2 बराबर 15, N2 बराबर 45, ठीक है, कितना आसान। देखने से प्रॉब्लम लगता है कि एक्सीलरेशन कैसे निकालें, इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले हम बेकार की चीज़ों को कैंसिल, जो अपोजिट है वो करने वाले सारे क्रॉस 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 अलग, केवल दो सोच रहे हैं, कौन चला रहा है कौन रोक रहा है, और बाकी बीच में कितने हैं उनसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये वैसा ही हुआ जैसे कि एक रेलगाड़ी है, उसको आगे से कोई खींच रहा है, ठीक है, या पीछे से कोई धक्का ले रहा है और आगे से कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। अब उस रेलगाड़ी के अंदर बहुत से लोग बैठे हों, वो सीटों में धक्का लगा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो ये सब क्या है, N1 N2 अंदर बैठे हुए लोग हैं जो सीटों में धक्का लगा रहे हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। चलाने वाला माइनस रोकने वाला, तो चलाने वाला अगर बड़ा हो गया तो उधर चलेगी, रोकने वाला बड़ा हो गया तो अपोजिट डायरेक्शन चलने लगेगी। तो F नेट चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला, किताबों में ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि तो लेमैन लैंग्वेज होगी, ठीक है, बराबर है। अब हम लोग रस्सी वाले एग्जाम्पल कर लिए, ठीक है, ब्लॉक वाले एग्जाम्पल कर लिए, लेकिन बता दिया, इसी से बेस्ट आप लोग थिंकिंग डेवलप करो और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल करने की कोशिश करो। अब इस तरह एग्जाम्पल करते हैं कि गुटके ऊपर से नीचे को लटके हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल करके देखते हैं। इसको हटा दो बेटा, एग्जाम्पल अगला आप इस तरह का कुछ बनाओ। एक ब्लॉक ये है, ये ब्लॉक है 5 किलोग्राम का, और एक ये रस्सी से लटका हुआ है, इसी में ये लटका हुआ 15 किलोग्राम का, और इसको हमने ऊपर F बराबर 400 न्यूटन का कोई फोर्स लगा रखा है, ठीक है। अब हमें निकालना है एक्सीलरेशन, निकालना है F नेट निकालना है, और ये रस्सी में 5 वाले से 15 वाले लटकाया गया और ऊपर पकड़ के इसको खींच रहे हैं 400 न्यूटन से, तो पूरा सिस्टम इसमें रस्सी में तनाव होगा, और तनाव हमने कहा कि हमेशा दूर की ओर लगता है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ से यहाँ लगेगा, ठीक है। तो आपको 3 चीजें निकालनी है, एक्सीलरेशन कैलकुलेट होती है, बताओ निकालना शुरू करो फटाफट, जो लोग निकाल रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं। चलाने वाला माइनस रोकने वाला बराबर M है, ठीक है, तो अभी तो हमें चलाने वाला मालूम है 400, अब ये भी नहीं मालूम कि नीचे चलेगा कि ऊपर चलेगा, क्योंकि नीचे वाला फोर्स मालूम नहीं, तो निकालो। अगर हम G बराबर मोटा मोटा 10 मान लें, ठीक है, वैसे 900 तो ये 5 किलो वाले के नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा,
आदम 50 न्यूटन, इस पर कितना लग रहा होगा 150 न्यूटन, ठीक है। वैसे तो कोई बात नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना चाहोगे तो दोनों मिला के एक पार्टिकल बना लो, नीचे 50 और 150 है ना, ऊपर 400, सीधा समझ में आ गया। नीचे लग रहा है 200, ऊपर लग रहा है 400, पूरा सिस्टम मूव करेगा ऊपर, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, 400 माइनस 200 बराबर एम ए का मतलब 15 तो 5 20, 20 गुणे ए, तो ए बराबर 200 बटे 20, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आ गया, बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब तो आप लोग निकाल लो, एफ एक्सटर्नल तो मालूम हो गया, ए मालूम हो गया हमारा, आ गया 10 और एफ नेट कितना हो गया 400 ऊपर लग रहा था, 200 नीचे लग रहा था, तो ये आ गया 200, ठीक है। आप लोग बेटा थोड़ा बताते रहना, मैथ के स्टूडेंट थोड़ा सा कैलकुलेशन कुछ अंतर पड़ता है, आपको चीज़ समझ में आ रही है ना? जहाँ पर ना समझ बता दो, बहुत सरल है, दिमाग में टेंशन लेके करो तो नहीं सीख पाओगे, बहुत आसान। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने इसलिए बताया था कि अगर समझ नहीं आ रहा तो एक बना के देख लो, और अगर आप ना बनाना चाहो तो यहीं पे देख लो। नीचे 50 खींच रहा है इसको, नीचे इस वाले को 150 नीचे खींच रहा है, तो नीचे खींचने वाला हो गया 200 न्यूटन, ऊपर खींचने वाला हो गया 400, तो 400 बड़ा है तो पूरा सिस्टम दोनों ब्लॉक ऊपर की ओर बढ़ेंगे। नेट फोर्स का मतलब है चलाने वाला माइनस रोकने वाला, तो चलाने वाला 400, रोकने वाला नीचे 200 बराबर एम ए, वही न्यूटन फार्मूला हमने लगाया है, एफ नेट बराबर एम ए, और एफ नेट होता है चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला, ठीक है। चलाने वाला है 400, रोकने वाला है 200 बराबर एम ए, दोनों 20 हो गया, ये निकल आया यहाँ से, ठीक है। अब आप निकालो टेंशन, टेंशन के ऊपर है, तो टेंशन निकालने का मतलब चाहे इसको पकड़ लो चाहे इसको पकड़ लो, देखो तो चलाने वाला ऊपर जा रहा है मतलब टी बढ़ा है, तो टी माइनस 150, रोकने वाला वही सिस्टम, चलाने वाला टी, रोकने वाला 150, टी माइनस 150 बराबर एम ए। अब इस सर्किल के अंदर केवल एम यही आ रहा है 15, ठीक है, 15 गुणे 10, ये क्या हो गया सर, ये एम जी भी तो लेंगे ना, 150 न्यूटन के नीचे जो लगा है ये तो ले रोकने वाला माइनस 150, हाँ ठीक है, टी बराबर ये 15 इसका वेट हो गया और 10 300 आएगा, 300, ठीक है, तो ये आ गया 300, उस तरह में भी आएगा 300। अब चेक करके देखो क्या यहाँ से भी 300 आना ही चाहिए, इसीलिए कैसे आ रहा है देखो, चलाने वाला 400 जी माइनस, रोकने वाला एम बराबर 5 गुणे 10, ठीक है, एम बराबर, सर ये एक क्या कहते हैं 50 एम भी तो लेंगे, टेंशन प्लस 50 न्यूटन, कौन सा वाला ये सर जो नीचे, हाँ ये भी दो फोर्सेस नीचे लग रहे हैं, हाँ 50 तो नीचे लग रहा है, हाँ, तो अब करेंगे हम माइनस एम, या यहीं पे हम कर देंगे एम प्लस 50, ठीक है, और ये 50। देखो ये समझने की कोशिश करो, यहाँ से टी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा था, टी हम वहाँ से निकालते हैं जहाँ पे फोर्स कम हो, एक वाला ऊपर बनाया नीचे बनाया, यहाँ दो फोर्सेस हैं, यहाँ 1 2 3 है, तो नीचे वाले से निकालिए, लेकिन देखते हैं क्या ऊपर वाले से उतना ही आएगा, ठीक है। 4 तो चलाने वाला माइनस नीचे की ओर, तो माइनस टी माइनस 50, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर एम प्लस 50 बराबर 5 गुणे 10, तो 400 माइनस एम माइनस 50 बराबर 50, तो एम बराबर कितना हो गया, ये इधर आ जाएगा, वही 300 आएगा, और 300 आ जाएगा, 300, ये माइनस 50 हुआ, माइनस 100 हो गया, तो बात वही है, मैं यहाँ से निकालूँ, ठीक, इस तरह प्रॉब्लम कर ली, तो आपने प्रॉब्लम कर ली, रस्सी में टेंशन वाली, घुटके एक दूसरे को दबा रहे हैं, चला रहे हैं, वो वाली ऊपर नीचे मोशन हो रहा है, घुटकों खाइए। अगर इसी तरह प्रॉब्लम में आपसे ये कह दिया जाए कि ब्लॉक ये हैंग है और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन नहीं निकालना, मतलब सीधे उसने कह दिया ये बराबर 0, ये चीज मैसेज छिपा था क्वेश्चन में। अगर इसी में कह दिया जाए इसी सवाल में कि मूविंग
सिस्टम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, v बराबर कांस्टेंट सवाल सीधा a बराबर 0, a आपको निकालना ही नहीं है। तो उस कंडीशन में टेंशन कितना हो जाएगा, t माइनस 150 बराबर m इंटू 0, तो t बराबर 150। देखो अब क्या हुआ, जरा सी भाषा बदल गई। क्वेश्चन को उन्होंने पहले जैसा था वैसे कर दिया और दूसरे क्वेश्चन कर दिया कि सिस्टम फोर्स इज अप्लाइड 400 न्यूटन एंड सिस्टम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इतना कह दिया। लेकिन आप परेशान हो गए, आपने पूरा सिस्टम बनाया, डाउनवर्ड फोर्स सब निकाल के सब एक्सेलरेशन निकाला, वो सब गलत कर गए क्योंकि वहां उन्होंने थोड़ी सी क्लू छोड़ दिया था, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी कह दिया, मतलब क्या करना है, a बराबर 0। क्या हुआ बेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्चुअली क्या है कि दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ऐसा है। यही तो मेन चीज़ है, इसको करना सीख लोगे तभी तो निकाल पाओगे पेपर। किताबों के बस कौन सा पढ़ कर कुछ नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, चालाकी से क्वेश्चन में तो नहीं कहा जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या ये भी कह दिया जाए नो एक्सेलरेशन इन द सिस्टम, तो सीधा a बराबर 0, a निकालना ही नहीं है और बाकी सारे काम वैसे ही करने हैं, है ना। तीसरा यहाँ पर ब्लॉक में 25 kg का टांग दिया हो, 25 गुणे 10 के नीचे 250 न्यूटन एक लगने लगेगा। इनके बीच T1 इनके बीच T2 पूछ सकता है, बताओ T1 बताओ T2 बताओ। कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है तो a बराबर 0 रख के निकालते चले जाओ। अगर नहीं कहा गया तो पूरा सिस्टम फिर मानते हुए पहले a निकालो, फिर देख लो किसमें फोर्स कम लग रहे हैं उस वाले से T1 निकाल लो, किसमें फोर्स कम लग रहे हैं उस वाले हिस्से से T2 निकाल लो, ठीक है। तो प्रॉब्लम में डॉटेड डॉटेड करके ऐसे करके उसमें घेरा बना दिया करो, जिससे कि कॉन्सेप्ट वाला क्लियर हो जाए। इतने में ही हमें फोकस करना है, बाकी से दूसरे फोर्सेस को ऐड करना है, ठीक है। आगे अब ये जो प्रॉब्लम नेक्स्ट बताने जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम थोड़ा मैं काफ़ी इनको छोड़ देता हूँ बीच में, काफ़ी खास नहीं है। एक थोड़ा एग्जाम्पल कर लो, आप लोग को थोड़ा जरूरत पड़ेगी IIT में इस तरह के क्वेश्चन। ये तो मैंने बेसिक बताता हूँ, इसी से रिलेटेड पड़ जाएगी। देखो ये सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस ऐसा है। अभी एक मेज के ऊपर मुड़ के चल रहे थे, रस्सी से बंधे थे, ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा था। अब तिरछे प्लेन आ गए, दे दिया इन्होंने, ये मान लिया। देखो 37 डिग्री और 53 डिग्री वाली प्रॉब्लम बहुत आती है, ठीक है। आपको मालूम भी होगा साइन 37 का मान कितना होता है, 3/5, और साइन 53 डिग्री का कितना होता है 4/5, और कॉस के जो होंगे इनके अपोजिट हो जाएंगे, आधार ये वाला हो जाएगा कॉस 53 का, ये हो जाएगा कॉस 37 का। ये नोट करो, इनको रट लो। क्या ये नहीं समझ रहा डायग्राम। डायग्राम तो मैं अभी बना रहा हूँ, पूरा बनाएंगे। यहाँ पे मान लो ऐसे करके एक पुली लगा दी और एक रस्सी ऐसे ले गए, ठीक है। एक गुटका यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक गुटका यहाँ लगा दिया। अब इसको सॉल्व करना है। दोनों अलग अलग मास हो सकते हैं, दोनों बराबर हो सकते हैं। हम सिंपल इक्वेशन ले रहे हैं, ये भी m का है, ये भी m का है। अब आपको ये बताना है कि ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स कितना होगा। देखो यहाँ पर तो टेंशन T लग रहा होगा, यहाँ पर भी टेंशन T लग रहा होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, क्योंकि अगर हम इसको गुटके को पकड़ के सीधा ऐसे सीधा कर दें तो अंदर क्यों टेंशन आ गए, एक इधर जा रहा है इधर जा रहा है, कैंसिल हो गए। तो चालाकी करने की जरूरत है। सबसे पहले ये सोचो कि कितने फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, उस पर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, हटाओ। और मोस्टली क्या होता है, जो अंदर लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन होते हैं, अंदर लगने वाले टेंशन होते हैं, मोस्टली एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। हाँ, लेकिन हमेशा नहीं करते हैं। कुछ प्रॉब्लम होती है जिनमें चालाकी से प्रॉब्लम को डिजाइन करेंगे, वहाँ पर कोई ना कोई इफेक्टिव होगा, तो वो आप जब प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी समझ के अंदर होती चली जाएगी, ठीक है। जरा कंपोनेंट बताओ, मैथमेटिक्स वाले बच्चे बता सकते हैं इसके कंपोनेंट क्या होंगे। देखो अगर ये इस पे mg लग रहा है, ये mg लग रहा है, तो आप बताओ कंपोनेंट्स क्या हैं।
साइन थ्रेड बिल्कुल सही। अरे यार तो मैं ये एम जी साइन साइंटिस्ट। देखो बेटा ऐसा है, ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये काइनेमेटिक्स में सर ने बताए होंगे कॉन्सेप्ट ना, कैसे एंगल्स निकाल के मूव कराते हैं। काइनेमेटिक्स में कितना कितना बता चुके हैं, क्या बताया? ये तो बता जो एंगल बता चुके हैं। हाँ एंगल बताया होंगे ना। अगर इसको बताने लगे तो और टाइम लगेगा। आप सब लोग जानते हैं वही सिस्टम है, रिजॉल्व कंपोनेंट निकालना, क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक निकालना। ये आ गया। अब देखो एम जी साइन 53, मतलब ये कितना हो गया? 4/5 mg है, और ये 3/5 mg। तो सिस्टम किधर चलेगा? 4/5 इधर की ओर चलेगा, है ना? जी चलेगा। ये एक्सेलरेशन से चलने लगा जी। तो अब हमें आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने को क्या करेंगे? चलाने वाला माइनस रोकने वाला बराबर mg, सॉरी m है। बताओ, चलाने वाला 4/5 mg, रोकने वाला 3/5 mg। ये चला रहा है, मतलब खींच रहा, रोक रहा है, तो नेट फोर्स आ गया बराबर ma का मतलब m प्लस m, 2ma। m सब जगह से कैंसिल हो गया, ठीक है? इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 1/5, तो a बराबर 1/10 आ गया। तुम लोग समझ गए ना कैसे आया 1/10? नहीं हम नहीं समझे अभी। 1/10 mg होगा ना? 1/10 नहीं, अच्छा 1/10 जी, 1/10 जी, सॉरी। m तो कैंसिल हो जाएगा, 4/5 माइनस 3/5, 1/5, और a बराबर 2 नीचे आ जाएगा, 1/5 नीचे गुणा 2। जल्दी से अगली प्रॉब्लम देखो। ये भी एडवांस लेवल के, आप लोगों के भी काम किए, आप लोगों के भी काम किए। ये कोई रिजिड सपोर्ट था, एक यहाँ पे ब्लॉक है एम जी। देखो बहुत तरह की प्रॉब्लम आएंगे। अब ये एक बंदर है, केले खाने के लिए रस्सी पे चढ़ रहा है, तो सारे बताना संभव नहीं, क्योंकि इतनी क्लासेस नहीं दी जा रही है। कम से कम 10 क्लास हो तब सारा प्रॉब्लम डिस्कस हुआ है। तो कुछ हम डिस्कस करेंगे, कुछ आप लोग कर लीजिएगा। तो ये आएगा। फिर गाड़ी खींचने वाले प्रॉब्लम होते हैं, इंक्लाइंड सरफेस पे स्प्रिंग लगी होती है, रस्सियाँ भी लगी, स्प्रिंग भी लगी। फिर एक प्रॉब्लम ऐसी आती है कि अभी रस्सी का हम लोग वेट नहीं लेते, कि लेते कि मोटी रस्सी है और 2 किलो की रस्सी, 5 किलो की रस्सी अटैच है, तो रस्सी का भी वजन आ जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, रस्सी को तीन हिस्सों में काट दो, 1/3, 1/3, और जहाँ पहले पॉइंट पे काटा वहाँ टेंशन निकालो, दूसरे पॉइंट पे काटा वहाँ टेंशन निकालो। या कहते हैं कि 5 किलो की रस्सी 2 ब्लॉक के बीच अटैच है और उसकी लंबाई है 4 मीटर। रस्सी को पहले ब्लॉक से 1 मीटर की दूरी पर बताइए टेंशन कितना होगा, रस्सी के मिडिल में टेंशन कितना होगा, दूसरे ब्लॉक से 1 मीटर की दूरी पर टेंशन कितना होगा। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट मालूम तो करोगे। देखो इसको हमने 2 धागों से अटैच किया, ऐसे ऐसे, ये m है, नीचे लगा है mg, और इस तरह से अटैच किया, ये कोण बन रहा है अल्फा, ये बन रहा है बीटा। टेंशन ऐसे लगेंगे इस वाले धागे में, ऐसे, इसको मान लो T1, इसको मान लो T2। अब फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, चाहो फ्री बॉडी से निकाल लो, चाहो वैसे निकालो। अब आपको T1 T2 निकालना है, तो कौन कोशिश करेगा निकालने की, बताइए। अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ये बना लिया पॉइंट P, नीचे आ गया mg, ठीक है। T1 को रिजॉल्व करो, ये आ गया T1 cos अल्फा, T1 sin अल्फा, ये आ गया T2 cos बीटा, और ऊपर की ओर ही इसका हॉरिजॉन्टल आ जाएगा T2 sin बीटा। आइए, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, इसको समझने में हेल्प मिल गई। अब क्या करते हैं, इक्वेशन बनाना है हमें, T1 T2 निकालना है, 2 वेरिएबल, तो कम से कम 2 इक्वेशन होनी चाहिए।
पहली इक्वेशन ये इसके बराबर है। आपको मालूम है कि गुटका लटका हुआ है, देखो दिख ही रहा है, यूनिट सपोर्ट से लटका, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, मतलब ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले बैलेंस कर रहे होंगे और लेफ्ट वाले राइट होंगे, तो लेफ्ट राइट को बैलेंस कर लो। T1 cos बीटा बराबर T1 cos अल्फा, ठीक है ना, और ऊपर नीचे वाले T2 sin बीटा प्लस T1 sin अल्फा बराबर mg, ठीक है। हमें तो आगे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं, आप सब मैथ वाले स्टूडेंट हैं, दोनों कर लोगे। यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल दो, सॉरी एक मिनट, ये T2 है यहाँ पे बेटा, कुछ नहीं, यहाँ से पकड़ो T1 का मतलब रेशियो निकाल T2 sin बीटा प्लस T1 का मतलब है T2 cos बीटा बटे cos अल्फा, है ना, इंटू sin अल्फा बराबर mg। यहाँ से T2 कॉमन ले लो, T2 निकल आएगा, एक बार T2 की वैल्यू डाल यहाँ रख दो, T1 निकल आएगा। इसको ये बताओ कौन नहीं निकाल पाया तुम्हारे से? अच्छा एक बार निकाल दो, आंसर मैच चाहिए। T2 अगर कॉमन लेंगे sin बीटा प्लस cos बीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा sin अल्फा बराबर mg, तो T2 cos अल्फा sin बीटा प्लस sin अल्फा cos बीटा बटे cos अल्फा बराबर mg, T2 ये बन गया sin अल्फा प्लस बीटा, बन गया बटे cos अल्फा mg, T2 बराबर mg cos अल्फा बटे sin अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। आप लोगों को टेक्नोमेट्री के फार्मूले और थोड़े याद करने पड़ेंगे, ठीक है। पर ये है नहीं है लोगों के पास, लिखे भी नहीं है। लिखे नहीं है तो नेट से निकाल देना, तो यार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, आप लोग को भी लगाने पड़ेंगे। T1 निकाल लो, कुछ करते T1 में यही mg cos बीटा आ गया, ठीक है, cos बीटा बटे sin अल्फा। हमारे पास सिर्फ 20 मिनट बचे, 20 मिनट में बहुत सारी प्रॉब्लम करनी जल्दी से, इसको हटा दें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पुलिस सिस्टम। पुलिस सिस्टम की प्रॉब्लम अभी तक आप लोग करी क्या? पुली एक लगी होती, घिरनी लगी होती, मांस लटके होते हैं, नहीं, ठीक है। पुलिस सिस्टम, पुली वाली प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और पुली वाली प्रॉब्लम बड़ी सिंपल नहीं आती है, कंपेरेटिव स्टडी वाली आती है। अभी तो आप सिंपल एक पुली सीखो, फिर वो क्या कहेंगे 2-3 पुलियाँ ऐसे करके फिगर बना देंगे, फिर पूछ लेंगे बताइए किसका आइसोलेशन था, किस पे रेट बहुत ज़्यादा लग रहा है, किसका टेंशन ज़्यादा लग रहा है, या तीनों के टेंशन का रिलेशन क्या है, तीनों के आइसोलेशन का रिलेशन क्या है, मतलब कंपेरेटिव। वही बात है ना कि एक क्वेश्चन पूछा और 4-5 तरीके की नॉलेज टेस्ट कर दी आपकी कि आप सब जानते हो नहीं जानते हो। सिंपल क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन सिंपल ही होता है, लेकिन सिंपल 4-5 तरीके के कॉन्सेप्ट लग के एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ऐसी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोग के अंदर, और डरना नहीं इतना ही प्रॉब्लम से, इतनी प्रॉब्लम जितनी कर लोगे उतनी स्कोर। अगर 2-4 प्रॉब्लम भी आपने सही मार दी बाकी के कंपेरिजन में, तो समझ लो कि रैंक हाँ 50-60 जंप कर जाएगी 100 ठीक है। पुलिस सिस्टम, चलो पुलिस का एक पहला एग्जाम्पल देते हैं। पुलिस का इस तरह से मैंने ये डिटेल सपोर्ट दिया, यहाँ पर
ये लटका दी पुली। पुली जानते हो? हाँ हाँ वो घिरनी घिरनी जैसी होती है जो कुएं में लगी होती है। हाँ कुएं वाली बस रस्सी ये से से खींचा जाता है। ये लगा दिया अब इसमें एक रस्सी डाल दी एक फांस यहाँ लगा दिया एक फांस यहाँ हाँ पानी रखने के लिए इनको एक बाल्टी ले बराबर बराबर ही ले लो इनको ले लो 2 kg इसको ले लो 2 kg एक और इसमें लगा दो और ले लो 2 kg ठीक है चाहे यहाँ लगा दो यहाँ बीच में अब बताओ इसको सॉल्व करना है टेंशन बताओ यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे ऐसे फिर ऊपर गए तो एक लगेगा ऐसे और यहाँ पुली में टेंशन जब लगाते हैं तो पुली जहाँ पे आ जाती है उसके लेफ्ट राइट लगाते हैं क्यों अगर पुली हटा दिया जाए तो ब्लॉक के बीच टेंशन आएगा ना ये 2 किलो यहाँ पहुँच गया 2 किलो वाला यहाँ पहुँच गया 2 किलो वाला यहाँ पहुँच गया यहाँ आपका आ गया T1 ठीक है ना और ये आपके आ गए T2 तो ये T2 पुली हटा दो किसी तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा तो हमें टेंशन ब्लॉक के बीच लगाना होगा ऐसा नहीं पुली आ गई तो यहाँ भी लगा दो यहाँ भी लगा दो ऐसा अब इसको पकड़ सीधा करो T2 कैंसिल हो जाएगा T1 की डायरेक्शन ऊपर नीचे है ये भी आपको कैंसिल हो जाएगा फोर्सेस सारे दिखा दो कैसे चाहो फ्री बॉडी डायग्राम चाहो बिना फ्री बॉडी डायग्राम जब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का तब बनाया करो नहीं तो दिमाग में कैलकुलेशन करो 20 न्यूटन दिया जी बराबर 10 माना है ठीक है 20 न्यूटन इधर लग रहा है 40 खींचने वाला रोकने वाला 20 चलाने वाला माइनस रोकने वाला बराबर m × a फॉर्मूला भाई चलाने वाला 40 20 और 20 40 नीचे माइनस रोकने वाला 20 बराबर 6 है 2 4 6 है ना a बराबर 20/6 10/3 मीटर पर सेकंड इसका सबसे पहला काम चाहे टी हो ब्लॉक हो सी हो गुटके हो एक दूसरे प्रेस कर रहे हो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करो और ये भी देख लो एक्सेलरेशन कहीं ऐसा नहीं कर दिया कि कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब 0 या मूविंग विद 0 एक्सेलरेशन ऐसा कर दिया हो तो मतलब तो नहीं निकालना निकाल दिया अब आप लोग निकालो T1 T2 बहुत सरल T1 निकालना इसको पकड़ो क्या करोगे चलाने वाला माइनस रोकने वाला 20 - T1 बराबर 2 × 3 जी बोलो बेटा आप लोग समझना F नेट बराबर ma F नेट का मतलब है खींचने वाला फोर्स रोकने वाला फोर्स खींचने वाला इसको नीचे 20 है केवल यहीं से निकालना है और रोकने वाला T1 तो 20 - T1 बराबर ma इस गुटके का मास 2 ये पहले हम निकाल चुके हैं सबसे पहले काम करना है निकालना निकाल ठीक है कितना आ रहा है सबको बता दो तो मैं चेक कर लेंगे 40/3 निकाल रहे हैं 40/3 है T1 बराबर 20 - 40/3 T2 निकाल रहे हैं T2 निकालो जी अब T2 निकालने के लिए ये सिस्टम पकड़ोगे तो ज्यादा फोर्स आ रहा है लास्ट वाला पकड़ो है ना जिसमें कम आ रहा है चलाने वाला माइनस रोकने वाला अब चला कौन रहा है T2 ये ऊपर यार ऊपर आ ऐसे T2 प्लस T2 - 20 बराबर m है मतलब 2 × 10/3 T2 बराबर 20 × 20/3 80/3 अब अगर हम चाप यहाँ से निकालो तब भी 80/3 है इसको ठीक है हम लोग धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं थोड़ा और कठिन करने से कठिन कर दो घबराना नहीं है
केवल हमें कॉन्सेप्ट वही याद रखना है, चलाने वाला माइनस रोकने वाला बराबर एक्सेलरेशन निकालो, फिर जो भी बीच वाला निकाले तो उतना ब्लॉक सेलेक्ट करो, बस उसने वही क्वेश्चन लगा लो निकालो। अब अगर प्रॉब्लम ऐसी कर दी जाए, एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से स्प्रिंग बैलेंस टांग दी गई है, स्प्रिंग बैलेंस जानते हैं ना जी। हम देखो गैस सिलेंडर का वजन करने के लिए ऐसे करके उठाते हैं, Wing machine। पता लगता है ना, ये टांगी अब पूरा सिस्टम पुली वाला इसके नीचे लगा दिया, ये लगाया, ये यहाँ पे मास हमने लटका दिया M1, यहाँ लटका दिया M2, ठीक है। अब टेंशन M3 ने लटका रहा है। एक हम जनरल इक्वेशन आपको निकाल के बता रहे हैं, तो फार्मूले भी याद कर लेना पुली के, तो कभी कभी सिंपल प्रॉब्लम सीधे फार्मूले रखा, कैलकुलेशन डन। टेंशन बताओ कहाँ लगेगा, यहाँ कोई लगेगा जी। यहाँ दिया टी टी टी। अब पूरा सिस्टम इसको नीचे खींच रहा है, नीचे की ठीक है, तो ये भी मान लो एक ऊपर भी रस्सी है, टेंशन लगेगा, तो ये भी टेंशन ऊपर की ओर लगेगा, ये नीचे की लगेगा। इसको हमने मान दिया टी डैश मान लिया, टी रहता ये T1 T2 टी डैश मान लिया। अब पहले इसको निकालो, अब इसमें ये मान लो कि M2 ग्रेटर देन M1, कुछ तो मानना ही पड़ेगा, तभी जंप लाइन किधर चल रहा है, तो ये हो गया M2G, ये हो गया M1G, चलेगा किधर सिस्टम एक्सेलरेशन इधर होगा, क्योंकि M2 बड़ा है, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, M2G माइनस M2G माइनस M1G बराबर M1 प्लस M2 है। अब जरा आप लोग बताइए, देखिए आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को, इसकी हम समीकरण बना रहे हैं, इसको बैलेंस को छोड़ते हुए पूरा समझ सिस्टम, यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस लटका है, प्रॉब्लम ऐसी आएगी, रस्सी में टेंशन निकालना, पूछ देंगे बताइए स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग क्या होगी, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग मतलब इसका जो टेंशन होगा वो रीडिंग होगी उसमें, ठीक है ना। बताइए चलाने वाला माइनस रोकने वाला, चलाने वाला फोर्स कौन सा था, M2G खींचेगा, ये रस्सी खींच रहा है, ये बाल्टी एक मास बाहर निकल रही है, ठीक है, तो M2G माइनस M1G बराबर क्या लिखेंगे, बताइए आप बताइए। M1 प्लस M2, फिर देख लो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बराबर टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू ए, टोटल मास M1 प्लस M2 है ना, इनटू एक्सेलरेशन ए, तो ए बराबर आ गया M2 माइनस M1 बटे M1 प्लस M2 इनटू G, और अगर M1 ग्रेटर देन M2 होता तो A बराबर M1 माइनस M2 बटे M1 प्लस M2 G होता। इसका मतलब हम एक जनरल फार्मूला लिख सकते हैं, A बराबर M1 डिफरेंस M2 है ना, जो भी बड़ा हो छोटा हो घटा दो बटे M1 प्लस M2 इनटू G। आप केवल एक याद रखो बेटा, ठीक है, और ये मान के चलो कि M2 बड़ा है M1 से, तो कोई पुलिस सिस्टम अगर ऐसा दिख जाए आपको, कोई क्वेश्चन बनने की जरूरत ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद रखो, M2 माइनस M1 प्लस M2 इनटू G, रखा निकाला ए, ये तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन कर देना, लिखना है नहीं, सीधे लिख लो A बराबर इतना कहीं पे, और आगे चले जाओ। अब आपको निकालना है T डैश, तो T डैश किससे बैलेंस हो रहा है, ये है T डैश, नेट जो नीचे फोर्स लग रहा है ना, नेट फोर्स, T डैश लग रहा है ऊपर, ये और नेट फोर्स यहाँ नहीं लगेगा, नीचे की ओर जो T डैश ये लग रहा है, ये लग रहा है T डैश, बैलेंस को नीचे खींच रहा है जी, इसका कांटा नीचे खिसकेगा, और T फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, यानी T डैश बराबर 2T, तो पहले तो T निकाल लो, रस्सी पे टेंशन कितना होगा, क्या करोगे, कोई सा भी सिस्टम पकड़ लो, ये पकड़ लो चाहे ये पकड़ लो, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, M2G माइनस T बराबर M2A, ठीक है, तो T बराबर M2G माइनस M2A, तो A का मतलब है M1 माइनस M2, सॉरी M2 माइनस M1G बटे M1 प्लस
m2 सॉल्व कर लो, t बराबर बताओ जरा कितना है। यहाँ पर m2g पूरा कॉमन ले लो, लोग बता रहे हैं तो देखो बेटा, ये निकाल लिया कॉमन, ये निकाल लिया, तो बचा 1 माइनस m2 माइनस m1 बटे m1 प्लस m2, है ना, यानी t बराबर m2g, नीचे m1 प्लस m2, ऊपर आएगा m1 प्लस m2 माइनस m2 प्लस m1, तो कैंसिल हो गए m1 वाले और बचा, तो सॉरी कैंसिल हो गए m2 वाले, m2 वाले कैंसिल हो गए, 2m1 बचेगा ऊपर देखो, ठीक, तो t बराबर हो गया ट्वाइस m1 m2 बटे m1 प्लस m2 g। एक फॉर्मूला याद रखो, इस तरह का सिस्टम है तो सीधे m1 m2 मालूम है तो टेंशन नहीं, आपको इक्वेशन को माइंड कैलकुलेट नहीं करना है, अगर सिंपल मिल गया तो तुरंत, क्योंकि हो सकता है कंपैरेटिव वाले क्वेश्चन हो उनमें सिंपल ऐसे ही दिए हो, तो आपने तुरंत बैठ में कैलकुलेट किया, कहीं लिख लिया इतना आ रहा टी इतना रहा इतना रहा, जी के कमेंट रख देंगे, हाँ जी का मान 10 रखो, और मान लिया अगर कंपेयर करने वाला कोई क्वेश्चन आया कि बताओ कि किसका ए कम किसका ज़्यादा, तो जी के टर्म्स में निकाल लो, देख लो। सर ये बता दीजिए कि वहाँ पे टी डैश बराबर 2t क्यों आया, ये समझ में नहीं आया। टी डैश पर टूटी बेटा इसलिए आया क्योंकि ये टेंशन जो है ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए ये टी डैश कांटे को नीचे ला रहा है, इन दोनों के वजन को, ये वजन नहीं लटका था कांटा, यहाँ पर दोनों वजन लटका लिए तो ये कांटा नीचे की ओर पड़ जाएगा, स्प्रिंग को खिंचाव होगा, स्प्रिंग खींचेगी, खींचने का मतलब है कि नीचे की ओर टी डैश लग रहा है, जो कि दोनों टी को बैलेंस कर रहा है, एक इस वाले m के द्वारा उत्पन्न तनाव को, इस वाले m के द्वारा उत्पन्न तनाव को, ठीक है, इसलिए टूट गया। तो सीधे अगर पूछा जाए कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, तो टी डैश बराबर 2t, तो इसको आप लिखोगे 4m1 m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू g, ठीक है, इसमें थोड़ी एक चीज और आगे बता दें, मान लो कि आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी और निकल के आ रहा है 400 न्यूटन, ठीक है, टी डैश, आपसे पूछा जाए जो सिस्टम हैंड किया गया ये कितने किलोग्राम का सिस्टम है, तो न्यूटन जो है वो फोर्स बता रहा है, इसका मतलब m और g का मल्टीप्लिकेशन 400 है, तो टोटल मास कितना होगा पूरे सिस्टम का 400 बटे 10 यानी कि 40 किलो। ये देखिए इसमें भी कंफ्यूजन करते हैं, कितने किलोग्राम रीडिंग बताएगा, तो आप किलोग्राम पूछ दिया तो आपने सीधे 400 लिख दिया, नहीं 400 न्यूटन फोर्स बता रहा है, लेकिन किलोग्राम में रीडिंग, आप बैंक स्केल पे खड़े होते हैं, आपका वजन मान लिया 45 किलो है, तो आप नीचे की ओर कितना बल लगा रहे हो, 45 गुणे 10 यानी कि 450 न्यूटन आपकी बॉडी नीचे बल लगा रही है, तो जो बल अगर न्यूटन के फॉर्म में है तो जी से डिवाइड करके किलोग्राम निकालो, क्वेश्चन देख लो और बहुत हड़बड़ाहट में क्वेश्चन ना पढ़ो कि किलोग्राम पूछा गया, बल पूछा गया है या द्रव्यमान पूछ लेंगे, क्या पूछा गया, जो पूछा गया बोल, फोर्स मालूम है 10 से डिवाइड करो तुरंत, अगर क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया 9.8 तो फिर 9.8 ही लिख देना चाहिए, ये नहीं कि अपने मन से 10 लिख कर लो, नहीं दिया तो सीधा सिंपल, ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में क्या करते हैं कि वो 10 की ही मल्टीपल में करते हैं, क्योंकि आप वो ये टेस्ट करना चाहते हैं आपने पढ़ा समझा कितना है, ये नहीं कि आप जोड़ घटाना कितना अच्छा कर लेते हैं, 9.8 करेंगे थोड़ा दिक्कत होगी करने में, तो सीधे 10 वाले मल्टीपल उसी तरह डेटा दिया रहता है। 5 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी ये और कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा एग्जाम करना पड़ेगा, ठीक है, इसको बिठा दो बेटा, जो रस्सी वाले एग्जाम्पल, पुली वाले और मेज पे गुटके खिसकने वाले सबको मिला दो, और 1 2 3 नहीं 1000 1 लाख 1 करोड़ गुटके दे दो, ठीक है। अब देखो कैसे ये मेज रखी हुई है, ठीक है, इस मेज में ये लगा दो पुली, ठीक है, ये मान दो रस्सी, ये लगा दो पहला मास m, इसमें दूसरा जोड़ दो
एम, इसमें तीसरा जोड़ दो, चौथा जोड़ दो, जोड़ते चले आओ, एनवा मास जोड़ दो, ठीक है। इसके पहले कौन सा आ रहा होगा, एन माइनस 1 आ रहा होगा, जोड़ते चले जाओ, सब एम के, ठीक है। एक भारी वाला, दूसरा भारी वाला, एम देखो, इन सबको खींचने के लिए बड़ा सा ये लगा रखा है, कैपिटल एम, ठीक है। अब इस सिस्टम को स्टडी करना है, ये टेंशन लगाएगा T1, ठीक है। पहले दूसरे के बीच लगेगा T2, एक ही बात देखना है, ठीक है। दूसरे तीसरे के बीच लगेगा 1 है, तो इसके आगे लगेगा T1, T2 के आगे, दूसरे वाले के आगे T2, एनवे के आगे लगेगा, यहाँ लिखे TN, बहुत सारे गुटके हैं। अब हमने कह दिया कि एनवे गुटके में टेंशन निकालो, बताओ अब कौन निकालेगा, बताओ, निकालो, चलो शुरू करो। सबसे पहले क्या करते हैं, चलाने वाला माइनस रोकने वाला बराबर एम है। सबसे पहला क्रम क्या करते हैं, एफ नेट बराबर एम है, चलाने वाला बल एम जी, कैपिटल एम जी है ना, कैपिटल एम जी चला रहा है, माइनस रोकने वाला बताओ जी, रोकने वाला, चलाने वाला तो कैपिटल एम जी होगा, ये बड़ा सा गुटका रखा है, सबको खींचता हुआ रेलगाड़ी की टक्कर पीछे चला है ना। बताओ रोकने वाला नहीं बेटा, नहीं है ना, रोकने वाला लास्ट वाले पे इधर क्यों लगना चाहिए था, कोई फोर्स लगी है क्या उसका, जीरो, कोई नहीं रोक रहा उसको। देखो ये T1 कैंसिल हो रहा है, T2 कैंसिल हो गए, ये TN इधर, ये TN इधर, ये भी कैंसिल हो गया, तो पीछे कोई बचा ही नहीं, केवल यही बचा, चलाने वाला mg, रोकने वाला 0 बराबर टोटल मास ऑफ द सिस्टम, कैपिटल M प्लस m मास के n गुटके n इंटू m, ठीक है। तुम लोग देखो ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम कैपिटल M प्लस इन सबका टोटल, एक है तो m, दो है तो 2m, 3m, 4m, 5m, n है तो nm इंटू a, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, हमें निकालना a बराबर m डिवाइडेड बाई m प्लस m स्मॉल m इंटू g, ठीक। क्या बेटा, हमें कुछ नहीं ध्यान रखना, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, चलाने वाला ये है खींचने वाला, इसके बाद के सारे बल देखो, T1 एक दूसरे कैंसिल कर रहे हैं, T2 कैंसिल कर रहे हैं, सब कैंसिल करते चले जा रहे हैं, लास्ट में TN कैंसिल हो गया, और यहाँ लास्ट वाले गुटके को ना तो खींचा जा रहा ना धकेला, जीरो है ना, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो mg माइनस 0 बराबर इतना, a बराबर m अपॉन m, ठीक है। अब टेंशन निकाल दो, कौन सा N1 निकाला, हमें निकालना है TM, n में ब्लॉक में टेंशन, जी निकालते हैं। दो चार प्रॉब्लम और कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू हम कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर अगला जो भी फ्रिक्शन वाला वो उसकी थ्योरी भी दिखा देंगे। सही है, अभी एक्चुअली मैं समझ लेता हूँ पूरा, आपने बोला एक साथ इक्वेशन को, तो चलिए करके हाँ देखो TN निकालना है तो हमें केवल पूरा सिस्टम भूल जाओ, इतना याद रखो, ठीक है। जहाँ पे TN आ रहा है सारा भूल जाओ, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, चलाने वाला TN, रोकने वाला कोई नहीं, 0 बराबर m इंटू a, बस, तो TN बराबर
जी। एम डिवाइडेड बाई एम एम प्लस एन एम। एनर्जी। इस तरह से अब इसमें कुछ भी सोच लो, यहाँ पर स्प्रिंग लगा दी जाए, ठीक है, इस पुली में इसमें एक और पुली लगा दी जाए, उसमें 2 मास लटका दिए जाए, जितना है सब बनाते चले जाओ फिगर, और कोशिश करो कि कौन से वाले कैंसिल हो रहे कैंसिल करते चले जाओ। बाद में जो नहीं कैंसिल हो रहे उनको पकड़ो, खींचने वाला, रोकने वाला, घटाओ, पूरे सिस्टम का एम कर दो, ए निकाल लो। हाँ, वो प्रॉब्लम भी आगे करेंगे, सेक्शन पढ़ लेंगे तो स्टेप बाई स्टेप, ठीक है ना। तो ये बताइए कुछ समझ में आया, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ? जी जी, कॉन्फिडेंस मिला तो ये वाला सवाल। और प्रॉब्लम करते रहना, और जो ना आए तो अगले बार आके डिस्कस कर लिया।